हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां यूजीसी नेट के ज्योग्राफी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भूगोल विषय से किस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, कैसा पैटर्न रहा है, उन प्रश्नों के सही जवाब क्या हैं, उन प्रश्नों में यदि कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है या कंसेप्ट है तो उसे भी हम यहाँ साथ साथ कवर करते चलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के वर्ष 2024 से लेकर 2013 तक के प्रश्नों को हमने कवर किया है और अभी हम जलवायु विज्ञान के वर्ष 2024 से 24, 23, 22, 20 तक के प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए विगत वर्षों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और कुछ खास प्रश्नों को कवर करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, अब अभिकथन ए क्या कह रहा है? जल निकायों का वाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, और दूसरा यानी तर्क आर क्या कह रहा है? जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको कूट दिए हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। क्या है ये कूट? पहला कूट है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है और चौथा है हमारे पास ऑप्शन कि ए गलत है किंतु आर सही है। यह प्रश्न दिसंबर 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, जलवायु विज्ञान से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को यदि हम हल करें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये वाष्पन क्या है ना? किस क्षेत्र में वाष्पन अधिक होता है, किस क्षेत्र में वाष्पन कम होता है, ये सारी चीजें। देखिए अभिकथन ये क्या कह रहा है कि जल निकायों का वाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है। देखिए इसके लिए वाष्पन यानी वाष्पीकरण क्या है? ठीक है, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। देखिए जल के वाष्प में परिवर्तित होने को, मान लीजिए यह महासागरीय जल है। ठीक है, भूमि में तो यह महासागरों की तुलना में थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि महासागर में जल ज्यादा है और जहां जल ज्यादा होगा वहां पर वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होगा। क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस रीजन में वाष्पीकरण अधिक होगा? तो ये रीजन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना? भूमध्य रेखा के 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में वर्ष भर जो सूर्य की किरणें हैं वह लगभग देखिए इस तरीके से पड़ती हैं और सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने की वजह से इस क्षेत्र में ऊर्जा अधिक मिलती है और ऊर्जा जब ज्यादा मिलती है तो यहाँ पर जो महासागरीय क्षेत्र है, यह जो हिस्सा है यहाँ, या आप भूमि क्षेत्रों की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होता है। ठीक है, तो जल का वाष्प में परिवर्तित होना, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होने की जो क्रिया है वही वाष्पीकरण है और यह क्रिया किसके माध्यम से होती है? ऊर्जा के माध्यम से होती है। यानी जल का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है और वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वह इसमें उपस्थित जल में उपस्थित जो ऊर्जा है या इसकी गुप्त ऊष्मा की वजह से होती है। किसकी वजह से? इसकी गुप्त ऊष्मा की वजह से होती है। ठीक है, यानी इस प्रक्रिया में जिस ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं, हम अपने बकेट में भी पानी भर के रखते हैं, उसे आप धूप में रखिए, आप ध्यान देखिए दीवार की तरफ अगर छाया बनती है उसकी तो आपने देखा होगा कि धुएं की आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी। कहाँ पर? दीवार पर। या आप सूर्य के सामने ही बकेट रखते हैं और आप वहां बाजू में बैठकर देख सकते हैं साइड में कि उससे आपको ऊपर उठती हुई भाप दिखाई देगी। ये जो भाप के रूप में वायु अपने साथ आर्द्रता को लेकर वाष्पीकृत हो रही है, यह किस वजह से हो रही है? सूर्य की किरणों से जो ताप मिल रहा है उस ताप की वजह से ये वाष्पीकृत हो रही है और ताप प्राप्त करके जो वायु है क्या करता है? जल को आर्द्रता में परिवर्तित करके, इसे आर्द्रता में नमी में परिवर्तित करके वायु अपने साथ ग्रैब करके इसे ऊपर की ओर लेकर आती है और ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है
इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा काम करती है। जो ऊर्जा सूर्य से मिली वो वाष्पन में क्या हो गई, गुप्त ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो गई। आपको यह दिखाई नहीं देगी, ये गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। तो वायु का ध्यान, जल के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। और इस प्रक्रिया में जिस ऊर्जा की वजह से जिस ऊष्मा का प्रयोग होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यहां अगर हम बात करें कि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है उसके लिए कितनी ऊर्जा, कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है कि वायु जो है, जो जल है वह वाष्पीकृत हो जाए, तो कम से कम यहां पर 540 से, ध्यान रखें, 540 से 607 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। यदि इतनी कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा मिल जाए तो जल क्या होगा, वाष्पीकृत होने लगता है। ध्यान रखें, इतनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, इतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो जल को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो क्षेत्र अधिक शुष्क होगा, यदि हम बात करें शुष्कता को लेकर, तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि हम बात करें कि जल निकाय, जल निकाय क्या होगा, यहां महासागरीय क्षेत्र होगा। लेकिन यदि हम बात करेंगे भूमि क्षेत्रों की, भूमि क्षेत्र से जो वायु ऊपर की ओर उठेगी वो क्या होगी, शुष्क होगी। वो हिस्सा क्या होगा, शुष्क होगा। वो हिस्सा क्या होगा, शुष्क होगा। यहां भी ध्यान रखें, ऊपर जो वायु है यदि वह शुष्क है उसमें वाष्प को अधिग्रहित करने की क्षमता ज्यादा है। अधिक शुष्क वायु में वाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। जब वह वाष्प को अधिक ग्रहण कर लेगा, इसका मतलब वहां वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, वहां वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। तो जब हम महाद्वीपीय क्षेत्रों की बात करते हैं, पृथ्वी के संदर्भ में ही बात करें, पृथ्वी में ही ध्यान रखिएगा, यदि हम महाद्वीपीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो पृथ्वी में महाद्वीपीय क्षेत्रों में 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है। लेकिन यदि हम महासागरीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो महासागरीय क्षेत्रों में ध्यान रखें, कहां पर, मध्य अक्षांशों की थोड़ा पास की गई, थोड़ा सा भीतर 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर आप आगे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ के बीच, ठीक है, और 10 डिग्री साउथ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच मध्य अक्षांशों में, यहां पर क्या होगा, महासागरीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जल निकायों का वाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है। कथन एक क्या है, सही है। दूसरा कथन क्या है कि जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है। अभी हमने पढ़ा कि जल के वाष्पन के लिए जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वह काम करती है, ताप की, सूर्य के ताप से ये ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कितनी कैलोरी ऊर्जा पर ग्राम मिलने पर जो जल है वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दूसरा कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तर्क आर गलत हो जाएगा। एक कथन सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन हमें करना है। ठीक है, अभिकथन ए क्या कह रहा है, वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होते हैं। और तर्क आर क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। कूट है ए बी सी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी के रूप में। कूट ए क्या कह रहा है कि कैपिटल ए और आर, यानी जो अभिकथन ए है और आर है दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कथन कह रहा है कि ए सही है लेकिन किंतु आर गलत है, और डी है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। अब हम इस प्रश्न की यदि व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। अभिकथन ए, वायु में नमी, जिस यानी वायु में जो आर्द्रता आई, कैसे आई, वाष्पीकरण की वजह से, है ना। तो वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होते हैं। अगर वायु में नमी कम है यानी वाष्पीकरण क्या है, कम है, अगर वाष्पीकरण क्या कम है तो ऊपर जो बादलों का निर्माण होगा वह क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो वाष्पीकरण के माध्यम से या ताप के माध्यम से जो ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करके जल वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के माध्यम से ऊपर की ओर उठता है,
ऊर्जा प्राप्त करके जो जल वाष्पीकृत होता है, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। प्रक्रिया, ये प्रोसेस है पूरी, जिसमें जल आर्द्रता को, जल की नमी को ग्रहण करके ऊपर की ओर उठता है ना, ऊपर की ओर बढ़ता है। ये जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसमें ऊर्जा काम करती है, और ऊर्जा काम करने के साथ साथ ये नमी युक्त बादल, नमी युक्त जल ऊपर, नमी युक्त वायु ऊपर की ओर उठती है। नमी युक्त वायु ऊपर की ओर उठकर क्या होती है, संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। और यहाँ पर जितनी ज्यादा नमी होगी, जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी, उतनी अधिक बादलों का निर्माण होगा, और जितनी ऊंचाई पर उठकर ये नमी, ये आर्द्रता ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करेगी, उतनी ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होंगे। तो यहाँ पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला कथन यहाँ क्या कह रहा है कि वायु में नमी की कम मात्रा ऊंचे झंझावती बादल निर्मित करते हैं, जबकि वायु में यदि नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो ऊपर जाकर बड़े और झंझावती बादलों का निर्माण होगा। नमी कम होगी तो कम बादलों का निर्माण होगा। तो बादलों का निर्माण हल्की गर्म वायु या आर्द्रता युक्त वायु जब ऊपर की ओर उठती है, ये आर्द्रता युक्त वायु ऊपर की ओर उठकर क्या करती है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब यह नमी युक्त, आर्द्रता युक्त वायु ऊपर की ओर उठती है तो ऊपर की ओर ये नमी लिए हुए है, आर्द्रता लिए हुए है, ऊपर जब वायु जाती है तो क्या होती है, ठंडी होती है। इसे कहते हैं रूधोष्म प्रक्रिया, या आप कह सकते हैं एडियाबैटिक तापपतन। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है कि वायु ऊष्मा, ये क्या हो गई, ये ऊपर संघनित होकर क्या बादलों का निर्माण करेगी। अब ये क्या हो जाएगी, वायु जो ऊपर की ओर गई है वह क्या ऊपर क्या होगी, आर्द्र जो हवा है यह ऊंचाई में पहुंचकर विस्तारित होगी, फैलेगी, और यहाँ पर रूधोष्म प्रक्रिया या ताप पतन द्वारा बादलों का निर्माण होता है। और बादलों का निर्माण किसके माध्यम से होता है, आर्द्र वायु के माध्यम से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, भूमध्य रेखा की यदि हम बात करें, फिर से हम पृथ्वी को यहाँ पर एक इसके प्रतिरूप बनाते हैं। देखिए, यह है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। यदि हम भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर ऊर्जा का आधिक्य होता है। ऊर्जा यहाँ क्या होती है, ज्यादा होती है भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में। तो भूमध्य रेखा पर ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र होता है। और ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का परिसंचरण होता है। यह परिसंचरण किसके माध्यम से होता है, एक तो वायु के माध्यम से, वायु या हवा के माध्यम से, और दूसरा होता है महासागरीय लहरों के माध्यम से। हमने इसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है। जो वायु या हवा या जो महासागरीय लहरें हैं, इनके माध्यम से, वायु परिसंचरण के माध्यम से, महासागरीय लहरों के माध्यम से ऊर्जा के आधिक्य से ऊर्जा की न्यूनता की ओर ये प्रवाहित होते हैं, ये परिसंचरण होता है। तो यहाँ पर जो वायु का परिसंचरण हुआ वह संवहन, या आप कह सकते हैं मुख्य रूप से ऊर्जा का जो वाष्पन है और संघनन, इसकी वजह से अंत में जाकर बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा के परिसंचरण में वाष्पन और संघनन इनके माध्यम से क्या होगा, निर्णायक भूमिका ये निभाते हैं, और इनके माध्यम से ऊपर ये बादल वाली प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। तो ध्यान क्या रखना है कि वायु की नमी, यहाँ पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ सही है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन संघनन के माध्यम से होता है। और संघनन, वायु परिसंचरण में मुख्य भूमिका क्या अदा करते हैं, वाष्पन और संघनन। अभी हमने पढ़ा वाष्पन और संघनन। वाष्पन के माध्यम से ऊपर वायु जाती है, आर्द्रता युक्त, नमी युक्त, और ऊपर जाकर संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। हमने देखा कि भूमध्य रेखा में ऊर्जा अधिक होती है, और अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा या न्यून ऊर्जा की ओर जो परिसंचरण है वह होता है। ठीक है, तो दूसरा कथन यहाँ क्या हो जाएगा, यह तर्क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर का नाम दिया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से आपको सही विकल्प का चयन करना है। फिर से उस तरीके से प्रश्न को फॉर्म किया गया है। देखिए, प्रश्न में अभिकथन ए क्या है, अभिकथन ए कह रहा है पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र है। यानी इसके लिए अब क्या कह दिया गया, यह कि जो वायु है, जो पवन है, जो हवा है बहती है, वह वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर और नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर अंतर का
ही परिणाम मात्र या का परिणाम मात्र है। और तर्क आर क्या कह रहा है कि पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है। यानी प्रकृति जो प्रयास कर रही है, किसके लिए प्रयास कर रही है? वायु की दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए। इसका मतलब जहां वायु दाब अधिक है वहां से वायु दाब कहां की ओर जा रहा है? कम वायु दाब की ओर। तो वायु दाब का ज्यादा से कम की ओर जाना, ये क्या कहलाया कि वायु दाब की असमानताओं को संतुलित करना। इसके लिए प्रकृति का एक प्रयास है। ठीक है, अब आपको कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से क्या सही है और क्या गलत है। ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। यदि हम पवन की बात करें, हम हवा की बात करें, पवन हम शब्द लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पवन ही लिखा है। देखिए पवन क्या है? पवन का मतलब कि वायु विभिन्न गैसों, देखिए सबसे पहली बात हम सभी जानते हैं हवा या वायु क्या है? ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो जब बहुत सारी गैसें मिलकर, असमांगी मिश्रण है क्योंकि वो नहीं है कोई सिस्टम पूरा समान रूप से नहीं है ये, तो ध्यान रखें जो वायु है वह गैसों का असमांगी मिश्रण है ना। और असमांगी मिश्रण की जब हम बात करते हैं तो वायु में ये जो गैस है ये प्रवाहित होती हैं, और गैस का प्रवाहित होना ही हम हवा या वायु के रूप में कहते हैं। ठीक है, और अपनी वायु इन गैसों का वायु का अपना खुद का भार होता है, ध्यान रखिएगा। तो वायु का किसी इकाई क्षेत्रफल पे, किसी इकाई हिस्से में जो दाब आरोपित करती है वायु, उसका वायु दाब कहलाता है। ठीक है, तो वायु दाब को समझने के लिए ध्यान रखें वायु का अपना खुद का भार है। वायु जो इस इकाई हिस्से में अपना जो आरोपित करती है, भार आरोपित करती है, उसे हम वायु दाब कह देते हैं। तो धरातल पर वायु क्या डालती है? दबाव डालती है, और धरातल पर दबाव के फलस्वरूप ही अन्य क्रियाएं भी संचालित होती है। तो यहाँ पर वायु इंपॉर्टेंट है, पवन इंपॉर्टेंट है, चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। जो हवाएं हैं यानी जो पवन है, हवाएं हैं, वे क्या हैं? वे ध्यान रखें कि वे उच्च दाब यानी हाई प्रेशर यदि यहाँ पर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ये कैसे समझते हैं हम? कि मान लीजिए कि सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से किसी क्षेत्र में क्या हो गया, जो हवाएं हैं वे गर्म होकर ऊपर की ओर उठी। जब हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठती हैं तो यहाँ पर ये लो प्रेशर बना देती हैं, और जैसे ही लो प्रेशर बनाती हैं तो इस स्थान को भरने के लिए तेजी से ठंडी हवाएं आती हैं। ध्यान रखें, तेजी से इस लो प्रेशर वाले स्थान को भरने के लिए हाई प्रेशर से ठंडी हवाएं इस स्थान को भरने के लिए आती है। तो ये तो होगा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये ऊपर उठी और ये तेजी से भरने के लिए, इस स्थान को भरने के लिए कौन सी आई? यहाँ पर ठंडी हवाएं इस स्थान को भरने के लिए आती हैं, लो प्रेशर वाले स्थान को भरने के लिए आती हैं। तो हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है, लेकिन जैसे ही ये निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बढ़ी तो आपने क्या देखा? इससे हवा के बारे में हमने क्या देखा? ये क्षैतिज रूप से भी बहती है, क्योंकि पवन क्षैतिज रूप में भी प्रवाहित तो होती है, बहती हुई आपको समझ में आएगी। और पृथ्वी की सतह से असमान ऊष्मण से दाब में अंतर उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह में कहीं पर ऊष्मण ज्यादा है, कहीं पर ऊष्मण कम है। क्यों? ताप प्राप्त करने की जो पृथ्वी की कैपेसिटी है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग है, तो ऊष्मण का डिफरेंस है, ऊष्मण का क्या है? अंतर है ना। हमने पहले भी पढ़ा, जहां ताप अधिक होगा वहां ऊष्मा अधिक होगी, जहां ताप कम प्राप्त होगा सूर्य के, वहां पर ऊष्मण क्या होगी? कम। तो पृथ्वी की सतह के असमान ऊष्मण के दाब अंतर की वजह से भी पवनें प्रवाहित होती हैं। अब ध्यान रखें कि ऊर्ध्वाधर ही नहीं, क्षैतिज प्रकार से भी पवनें प्रवाहित होती हैं, क्योंकि लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से पवनें ऐसे क्षैतिज आती हैं। तो ध्यान रखें केवल ऊर्ध्वाधर ना होकर क्षैतिज भी होता है। इसका मतलब पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का ही परिणाम नहीं है, जबकि क्षैतिज अंतर का भी है। पहला कथन गलत हो जाएगा, और दूसरा कि वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है, यह कथन हो जाएगा बिल्कुल सही। जैसे ही दाब अंतर आता है तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं बहने लगती हैं, तो इस संतुलित करने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें तर्क आर हो जाएगा यहाँ सही। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर का नाम दिया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। ये भी दिसंबर 2018 का ही प्रश्न है। देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है? मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में
मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाला निम्न दाब समूह है। ठीक है, तर्क आर क्या कह रहा है? अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवातों का एक शीत आग्रांत और एक उष्ण आग्रांत होता है। कूट क्या कह रहे हैं? कूट है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। दिसंबर 2018 यूजीसी नेट के इस प्रश्न को हम यहाँ हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है? अभिकथन ये कह रहा है मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में, ये क्या है? अभी हमने उष्णकटिबंधीय पिछले प्रीवियस उसमें हमने सेशन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ा था, जो उष्णकटिबंधीय रीजन में आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच। अब मध्य अक्षांशीय चक्रवात की बात की जाएगी। ठीक है, जब हम बात करेंगे ध्यान रखें मध्य अक्षांश में निर्मित चक्रवातों की, यानी हम किस अक्षांश की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 35 से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ और 35 से लेकर 65 डिग्री साउथ। ठीक है, 35 से लेकर 65 डिग्री साउथ, इन अक्षांशों के, ये दरअसल मध्य अक्षांश है। तो मध्य अक्षांशों में यानी शीतोष्ण क्षेत्र में जो चक्रवात निर्मित होते हैं उन्हें शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो मध्य अक्षांश क्षेत्र में जो चक्रवात निर्मित होंगे दोनों गोलार्धों में, उन्हें शीतोष्ण चक्रवात कहा जाएगा। ये मध्य अक्षांशों यानी 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री साउथ और 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ के बीच में बनते हैं। यहाँ भी 35-65 है, यहाँ भी 35-65। ये जो क्षेत्र है यही मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के रूप में यहाँ हम लेते हैं। ठीक है, तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति या इनका प्रभाव क्षेत्र क्या है? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। शीतोष्णकटिबंधीय जब हम उनकी बात करेंगे, कटिबंधों चक्रवात की बात करेंगे, तो ध्यान रखें कि उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है वह शीत ऋतु में बनते हैं। इनकी उत्पत्ति कब होती है? शीत ऋतु में होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता की वजह से, जलीय भाग की अधिकता की वजह से वर्ष भर में कभी भी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में आ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। दोनों गोलार्धों में 35 से 65 अक्षांशों के बीच ये जो चक्रवात हैं वे आते हैं, और इस रीजन में ये चक्रवात किसके प्रभाव से आते हैं? पछुआ पवनों के प्रभाव से, है ना? किसके माध्यम से आते हैं? ध्यान रखें, पछुआ पवनों के प्रभाव से। पछुआ पवनों के प्रभाव से, साथ में कोरियोलिस बल की वजह से, ये ध्यान रखना है कि इस रीजन में चलने वाले जो ये चक्रवात हैं इनकी दिशा पश्चिम से, याद है, इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ये ध्यान रखिएगा कि पछुआ पवनों की प्रवाह की वजह से इन चक्रवातों की दिशा मध्य अक्षांश में क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो यहाँ पहला कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें लिखा है कि गोलार्धों में मध्य अक्षांश में इनकी जो दिशा है क्या होगी? पूर्व से पश्चिम नहीं, इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। दूसरा कथन कह रहा है कि अधिकांश मध्य अक्षांशीय चक्रवातों का एक शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है वह शीत अयनांत और जो उष्ण अयनांत है इनके मिलने की वजह से होता है। यानी चूंकि हम सभी जानते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जो गर्म वायु जाती है ये ऊपर की ओर उठती है, गर्म वायु क्षेत्र यहाँ पर, गर्म हवाएं यहाँ से ऊपर की ओर जाती हैं और यहाँ से ध्रुवीय हवाएं आती हैं। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी और जो गर्म जलवायु हवाएं हैं उनका मिश्रण होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ दो विपरीत जो वायु राशियां हैं वे मिलती हैं। गर्म वायु राशियां और ठंडी वायु राशियों के माध्यम से जो चक्रवात यहाँ निर्मित होते हैं वही शीतोष्ण चक्रवात कहलाते हैं। यानी हमारा तर्क आर सही है कि अधिकांश मध्य अक्षांशीय चक्रवात किसकी वजह से बनते हैं? इनकी उत्पत्ति ठंडी व गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। यहाँ वातावरण का भी निर्माण होता है। तो जो चक्रवात यहाँ निर्मित होते हैं शीतोष्ण चक्रवात कहलाते हैं। तर्क आर सही होगा। इस प्रश्न के जब हम सही जवाब की बात करें ऑप्शन डी ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का
सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काफी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है चक्रवात उसे समझने की कोशिश की, उसे पढ़ने की कोशिश की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं हमने यहाँ ये सारी चीजें जानी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, मैप में ये सारी चीजें ठीक से देख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्नों को समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, शुक्रिया।